अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम इन्वेक्स कंपनी के नाइट्रोक्स 10 किलोवाट सोलर सिस्टम को देखेंगे। हम देखेंगे इस सिस्टम कैसे लगाया जाता है और इस सिस्टम के साथ किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्वेक्स कंपनी का नाइट्रोक्स 10 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है जिसमें ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन भी मौजूद है और बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर मौजूद हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि इस इन्वर्टर को इस्तेमाल करते हुए कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिसका ख्याल हमें रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेन होती है कि सोलर सिस्टम लगाने के बाद भी हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समझना ज़रूरी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊँगा। आप एक दफ़ा मुकम्मल वीडियो देख लीजिएगा। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपके घर में भी सोलर सिस्टम चल रहा है उसमें क्या क्या गलतियाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप इस सिस्टम का ओवरव्यू देख लें। हमने इस सिस्टम में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है कि ये हमारा कस्टमाइज सोलर स्टैंड लगा हुआ है जिस पे फ़िलहाल हमने 12 पैनल लगाए हैं। ये टोटल स्ट्रक्चर हमारे 18 पैनल का है, लेकिन हमने 12 पैनल लगाए हैं जो कि 6-6 की स्ट्रिंग बनी हुई है। तो आप देख लें, ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर है जो कि गार्डर बेस है। उसके बाद इन्वर्टर को देखें, इसके साथ टोटल 4 डीपीओ का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहली डीपी हमारी आप देख लें जो कि सोलर की है, जो कि सोलर प्लेटों से तारें आ रही हैं वो हैं, जिसमें हमने 2 चिंट कंपनी के ब्रेकर और चिंट ही कंपनी के एसपीडी का इस्तेमाल किया गया है। 2 का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ऊपर से 2 स्ट्रिंग आ रही है, यानी कि 6-6 पैनल की 2 स्ट्रिंग आ रही हैं। आने वाले वक्त में हम इसी स्ट्रक्चर पे टोटल 18 पैनल कर लेंगे तो 9 की स्ट्रिंग हमारे पास बन जाएगी। तो ये होगी हमारी डीसी डीपी। उसके बाद ये है कि हमारी मेन डीपी जिसके अंदर वापडा इन के लिए एक चिन कंपनी का एसी ब्रेकर, एक मोरा कंपनी की प्रोटेक्शन डिवाइस और एक एसी एसपीडी लगी हुई है। तो ये वापडा इन है। उसके बाद जो इन्वर्टर में से हैवी लोड निकल रहा है जिसे स्मार्ट लोड कहा जाता है, उस पर भी हमारा एक ब्रेकर और एक मोरा कंपनी की प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई गई है। अब इन्वर्टर की आउटपुट पे नॉर्मल तौर पे कोई भी प्रोटेक्टर डिवाइस नहीं लगाई जाती। हमने इसलिए लगाई है ताकि हम इस प्रोटेक्टर की ये सेटिंग कर दें कि अगर इतने एम्पेयर का लोड हो, यानी कि अगर हैवी लोड हो जाए, यानी कि एम्पेयर ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो हमारा ये मोरा कंपनी का प्रोटेक्टर ही आउटपुट बंद कर दे, इन्वर्टर तक हमारा डायरेक्ट लोड ना जाए। इसलिए इसके आउटपुट पे भी एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई गई है। उसके बाद एक मेन चेंज ओवर लगाया गया है रूटरी 63 एम्पेयर का, जो कि पूरे घर की मेन बिजली पे लगा हुआ है। यानी कि इन्वर्टर को अगर बाईपास करना हो तो इस चेंज ओवर से हम बाईपास कर सकते हैं। ये हैवी लोड का चेंज ओवर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि इन केस अगर हमारा इन्वर्टर आउटपुट ना दे या गवर्नमेंट से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को बाईपास ना कर रहा हो, तो फिर हम इस चेंज ओवर से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लाइट लोड की डीपी आ जाती है, यानी कि घर में लाइट लोड जिस पे हमारा यूपीएस का लोड होता है, जैसे कि हर घर का एक पंखा और एक लाइट जो है वो यूपीएस पे चल रहा होता है। तो ये हमारी डीपी जो है वो लाइट लोड की है, जिसके अंदर एक अलग से 32 एम्पेयर का चेंज ओवर लगा हुआ है और आउटपुट पे 32 एम्पेयर का ब्रेकर और एक प्रोटेक्टर डिवाइस भी लगी हुई है। तो अभी आप देख लें, इस टाइम तकरीबन 3.7 एम्पेयर का लोड भी चल रहा है। उसके बाद इस इन्वर्टर के साथ बैटरी का एक ब्रेकर लगा हुआ है जो कि 125 एम्पेयर का है और इसके साथ 4 फोनस कंपनी की टाल ट्यूबलर बैटरियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मॉडल TX 2500 है और एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट और 230 एम्पेयर की है। 4 बैटरियों का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ये हमारा इन्वर्टर जो है वो 48 वोल्ट का है। तो आप देख लें, ये हमारा मुकम्मल सिस्टम लगा हुआ है। बाकी अगर वायरिंग की बात करें तो अभी आप देख लें जी, ये हमारा DC का DP बॉक्स है जिसमें हमारी 6 mm की DC तारें ऊपर सोलर से आ रही हैं। और जब DC तारों को ब्रेकर में लगाया जाता है तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि इस पर आई थिम्बल लगे हों, क्योंकि जो DC तार होती है इसके अंदर ब्रीक ब्रीक बहुत सारी तारें होती हैं। अगर आपका DC ब्रेकर में कनेक्शन लूज़ रह जाए तो इसमें आर्क बन जाता है, जो DC करंट होता है उसमें आर्क बन जाता है, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के DC ब्रेकर को आग लग जाती है। इसलिए इसके लिए आई थिम्बल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके बाद आप देख लें, ये हमारी AC DP है जिसके अंदर AC के सारे ब्रेकर लगे हुए हैं और जो इन्वर्टर के साथ CT आती है वो भी हमने इस DP में लगा दी है। उसके बाद ये हमारी लाइट लोड की DP, उसके बाद ये हमारा मेन चेंज ओवर है। उसके बाद आप देख लें जी, ये बैटरी की तारें इस पर लगी हुई हैं
जब बैटरी की तार इसमें लगाई जाती हैं तो 25 mm का थिम्बल भी लगाया जाता है। तो इस तरह की सारी ये वायरिंग होगी हुई है, तो ये सिस्टम हमारा प्रॉपर चल रहा है। तो आइए अब ये बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कुछ ख़ास बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम सोलर सिस्टम लगाते हैं। उसमें सबसे पहले ज़रूरी बात ये होती है कि जो भी हमारा लाइट लोड होता है, यूपीएस का लोड होता है घर की वायरिंग के अंदर, उसकी डबल तार की वायरिंग होना ज़रूरी होती है। नॉर्मल तौर पे घर के अंदर जो यूपीएस चल रहा होता है वो सिंगल तार की वायरिंग पे चल रहा होता है, लेकिन जब हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वो सिंगल तार पे लोड नहीं चलता। उसके लिए अमूमन कंपनी वाले या कोई भी इंस्टॉलर्स रात ये करते हैं कि आपकी जो न्यूट्रल होती है उसको शॉर्ट कर देते हैं। अब न्यूट्रल शॉर्ट करने की वजह से ये होता है आपका घर का लोड सोलर पे ही चल रहा होता है, लेकिन आपके कुछ यूनिट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी पे जो मीटर लगा होता है उसमें भी चल रहे होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके घर की जो यूपीएस की वायरिंग है वो डबल तार की वायरिंग होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि अगर आपके घर के मेन चेंज ओवर लगाया हुआ है, आप यानी कि पूरे घर को चेंज ओवर कर लेते हैं, यानी कि अगर आप बापडा को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं फिर तो ठीक है, फिर तो आपका जो वो न्यूट्रल है वो तो कनेक्ट नहीं होती। लेकिन जब रात के वक्त आप चेंज ओवर को गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कर देते हैं, उसके बाद जो लाइट लोड होता है वो हमारा सोलर इन्वर्टर और बैटरी के थ्रू चल रहा होता है, लेकिन जो न्यूट्रल होती है वो फिर हमारी मीटर के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे एक्स्ट्रा यूनिट चलते रहते हैं और हमारे बिल जो है वो ज़्यादा आता है। तो जब भी सोलर सिस्टम लगाएं इन दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के अंदर यूपीएस की डबल तार की वायरिंग होना ज़रूरी है। और तीसरी बात ये, जब भी हम नाइट्रोक्स का सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे और नेट मीटरिंग भी अगर हमें ऑन करनी है तो हमारे लिए 3 बोर का होना ज़रूरी है, यानी कि 3 बोर करवाएंगे, 3 अर्थिंग होगी। अब 3 अर्थिंग क्यों ज़रूरी होती है? एक हमारी होती है डीसी अर्थिंग, एक हमारी होती है एसी अर्थिंग और एक हमारा होता है लाइटिंग रेस्टर के लिए। तो अभी आप देखिए सोलर पैनल के साथ एक लाइटिंग रेस्टर लगा हुआ है और इसकी अर्थिंग की तार डायरेक्ट ज़मीन के अंदर जा रही है, किसी और जगह पे भी कनेक्ट नहीं है। और ये लाइटिंग रेस्टर हमारे सोलर स्टैंड से भी थोड़ा सा दूर है, यानी कि सेम स्टैंड पे नहीं लगा हुआ, अलग से दीवार पे लगा हुआ है, ताकि कोई भी आसमानी बिजली वगैरह हो वो लाइटिंग रेस्टर पे गिरे, ना कि सोलर पैनल के ऊपर, क्योंकि अक्सर जगहों पे सोलर स्टैंड के ऊपर ही लाइटिंग रेस्टर को लगा दिया जाता है। तो ये कुछ अहम बातें थी जिसका ख्याल रख के आप अपने सोलर सिस्टम को लगा सकते हैं और अपनी महंगे बिलों से जान छुड़वा सकते हैं। उसके बाद आइए जी इन्वर्टर को देख लेते हैं। इन्वर्टर जो हमारा है वो ग्रिड फीडिंग भी करता है, यानी कि नेट मीटरिंग भी कर सकता है। ये इन्वर्टर है सिंगल फेस ही है, लेकिन ये सिंगल फेस पे नेट मीटरिंग कर देता है। वैसे तो पाकिस्तान में जब भी नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई किया जाता है हमेशा 3 फेस इन्वर्टर लगता है, लेकिन अगर उसमें सिंगल फेस पे भी नेट मीटरिंग की जाए तो वो हो जाती है। इसकी स्पेसिफिकेशन में देख लें, हम इस पे जो मैक्सिमम एसी इनपुट और आउटपुट है 47.9 यानी कि तकरीबन 48 एम्पेयर के लोड के साथ हम नेट मीटरिंग कर सकते हैं। अभी 48 एम्पेयर डिपेंड करता है कि आपके सोलर से कितना करंट आ रहा है। ये इन्वर्टर हमारा IP65 है, इनके वाटर प्रूफ है। इसके अंदर हमें डस्ट का कोई इशू नहीं होता, जैसा कि आम इन्वर्टर को हमें हर हफ्ते 10 दिन बाद ब्लोअर वगैरह से साफ़ करना पड़ता है, इसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद जी इसकी हम पीवी कैपेसिटी की बात करते हैं। इसकी जो पीवी कैपेसिटी है, यानी कि पीवी से मुराद है फोटो वोल्टेज, वो 16,000 वाट तक है, यानी कि हम इस पर 16,000 वाट के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो नॉर्मल पैनल चल रहे हैं वो 500 वाट से लेके तकरीबन 600 वाट तक के पैनल आ रहे हैं। अब ये छोटे पैनल हम 16,000 वाट के नहीं लगा सकते। अब क्यों नहीं लगा सकते? अभी आप देखिए कि इसके अंदर जो सोलर इन्वर्टर की डाटा शीट है, इसके जो VDC हैं यानी कि जो ओपन वोल्टेज है सोलर के, वो हम 500 वोल्ट दे सकते हैं। यानी कि जो एक स्ट्रिंग है, यानी कि सोलर इन्वर्टर का जो एक PV है वहाँ पे हम मैक्सिमम 500 वोल्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वोल्ट नहीं दे सकते। अगर तो आने वाले वक्त में कोई 850 वाट तक के सोलर पैनल आ गए जो कि 50 वोल्ट दें, फिर तो हम 18 पैनल लगा के 16,000 वाट दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल हमारे चल रहे होते हैं 585 वाट या 600 वाट। 585 वाट के पैनल की अगर हम 9 की स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमारे 450 वोल्ट बन जाते हैं। तो हम एक स्ट्रिंग पे 9 पैनल ही लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको 585 वाट के पैनल लगाएंगे तो हम 18 पैनल लगा सकते हैं, जो कि हमारे तकरीबन 10,500 वाट के बनेंगे। तो 585 वाट के 18 पैनल से हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो उसके वोल्टेज बढ़ जाएंगे और हम एक स्ट्रिंग पे 500 से ज़्यादा वोल्ट नहीं दे सकते।
बाकी सिस्टम की हम अगर टोटल ख़र्चे की बात करें तो इस पर तकरीबन 13 लाख रुपया लगा है और ये सिस्टम मई में लगाया गया है। तब इस इन्वर्टर की कीमत तकरीबन 4,55,000 थी, लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई में तो ये इन्वर्टर तकरीबन 5 लाख के करीब है और मिल भी काफ़ी मुश्किल से रहा है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है। बाकी जो सिस्टम लगा हुआ है इसमें फ़िलहाल ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ, पैनल भी हमारे 12 हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी कम आई है। जब इसके पैनल मुकम्मल करेंगे, ग्रीन मीटर भी ऐड करेंगे तो तकरीबन 15 से 16 लाख का टोटल ख़र्चा हो जाएगा। बाकी ग्रिड फिटिंग के लिहाज से सिंगल फेस में जो इन्वर्टर हैं सबसे बेस्ट यही इन्वर्टर है जो कि काफ़ी अच्छे एम्पेयर जो हैं वो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को बाईपास कर देता है। बाकी जो IP21 इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है और एम्पेयर बहुत कम करते हैं। या तो फिर प्रॉपर ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो 3 फेस, वो सबसे अच्छी ग्रिड फीडिंग करते हैं। अगर सिंगल फेस में आते हैं तो नाइट्रॉक्स के जितने भी मॉडल हैं ये सिंगल फेस में काफ़ी अच्छी नेट मीटरिंग कर देते हैं, यानी कि सोलर से आने वाले मैक्सिमम एम्पेयर को ये ग्रिड फीडिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इन्वेक्स के नाइट्रॉक्स मॉडल में कंप्लेन बहुत कम है, यानी कि ये बहुत कम ख़राब होते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा इन्वेक्स का नाइट्रॉक्स मॉडल को लगाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आने वाले वक्त में मज़ीद सोलर सिस्टम और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।